प्रिय विद्यार्थियों, कल की पिछली क्लास में हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा था। भी कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था, कहाँ से आया था और कैसे उन्होंने 1206 के अंदर दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। एक गुलाम होते हुए भी कैसे वो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना, लेकिन उन्होंने सुल्तान जरूर बना, लेकिन उन्होंने कैसे सुल्तान की पदवी धारण नहीं की तथा एक मलिक व जो सिपह है सालाकार का पद था वहाँ तक ही वहाँ तक ही संतुष्ट रहा था। उसके बाद में जब 1210 के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है तो कैसे दिल्ली की गद्दी पर एक नया, इसी गुलाम वंश के अंतर्गत एक नया शासक आता है। तो उसी शासक के बारे में आज इस प्रश्न के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा प्रश्न है, ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की मात्र नींव रखी परंतु उस पर वास्तविक भवन इल्तुतमिश ने तैयार किया, समझाइए। यानी आज का जो प्रश्न है वो है भी जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उन्होंने गुलाम या मामलूक या दास वंश की मात्र नींव रखी थी। कहाँ पर? यानी दिल्ली के अंतर्गत अपनी एक नींव रखी थी। 1206 से लेकर 1210 तक अपना जो 4 वर्ष का शासनकाल था, उस 4 वर्ष के शासनकाल में उन्होंने यानी जो आसपास के यानी उसके उसी के समानांतर दो महमूद गोरी के जो गुलाम थे उन्होंने उसके ऊपर यानी अनेक प्रकार की उसके सामने कठिनाइयां पैदा की। इस कारण यानी क्या है भी दिल्ली सल्तनत के अंदर उन्होंने नींव तो रख दी थी, दिल्ली सल्तनत के अंदर यानी दिल्ली सल्तनत की नींव तो रख दी थी गुलाम वंश के अंतर्गत, लेकिन उसके ऊपर जो वास्तविक भवन था किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने। यानी में हमारा दूसरा प्रश्न है, इल्तुतमिश की प्रारंभिक कठिनाइयों की विवेचना करो। यानी जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है उसके बाद में उसका पुत्र आराम शाह गद्दी पर बैठता है, लेकिन आराम शाह था वो एक विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। इस कारण वहां के अमीर सरदारों ने उसको गद्दी से हटाया तथा जो ग्वालियर का सूबेदार या इक्तेदार या जो प्रांतपति था इल्तुतमिश, उसको कैसे उसके यानी वहां यानी निमंत्रण देते हैं भी आप दिल्ली की गद्दी पर आओ। तो जब उन्होंने दिल्ली की गद्दी प्राप्त की तो उसके सामने कौन कौन सी कठिनाइयां आई उसकी विवेचना करेंगे तथा उनका समाधान करने में कहां तक सफल रहा। यानी उन्होंने कहां तक जो इनके सामने कठिनाइयां आई इल्तुतमिश के सामने, उनका कहां तक वो समाधान करने में सफल रहा था। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा ये प्रश्न है। यानी मुख्यतः बात यही है, अभी आज हम चर्चा करेंगे इल्तुतमिश के शासनकाल की। इल्तुतमिश जिन्होंने शासन कब से कब तक किया था? 1211 से लेकर 1236 तक। इसी शासनकाल के अंतर्गत हम पढ़ेंगे भी कैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली का जो सल्तनत था, उस दिल्ली सल्तनत का अपना शासन था उसको कैसे सुदृढ़ किया। यानी नींव तो इसकी कुतुबुद्दीन ऐबक की रखी चला गया था, लेकिन कैसे इन्होंने इसको सुदृढ़ किया, कैसे मजबूत किया और किन किन अपने जो संगठन थे उन संगठनों का निर्माण किया। अब देखो इसके बारे में, यानी जो गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसी के अंदर उसने स्थापना की थी एक तो गुलाम वंश की, गुलाम वंश या मामलूक या दास वंश आदि तुर्क वंश, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। भी जो गुलाम वंश है उसी के अन्य नाम है मामलूक वंश, दास वंश, आदि तुर्क वंश या तुर्क वंश। यानी ये जो जितने भी नाम है इसकी जो संस्थापना करने वाला था यानी जो संस्थापक था वो तो कौन था? यानी इसकी स्थापना करने वाला तो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस वंश की दिल्ली सल्तनत के अंदर स्थापना तो कर दी थी, लेकिन कह सकते हैं भी अपने ही लोगों द्वारा या अपने ही बराबर के जो गुलाम थे, जिस तरह कुबाचा था, यलदौज था यानी यलदौज का शाह था, फिर जो बख्तियार खिलजी था, उन लोगों ने इसके सामने अनेक कठिनाइयां पैदा की थी। इस कारण वो दिल्ली की गद्दी पर आसीन तो हो गया था, लेकिन दिल्ली को कैसे उन्होंने सुदृढ़ नहीं बनाया था। तो जो गुलाम वंश है उसका संस्थापक तो किसको कह सकते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने 1206 के अंदर गुलाम वंश की स्थापना की। लेकिन जो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था इल्तुतमिश को, किसको कहते हैं? इल्तुतमिश को। क्यों? क्योंकि इल्तुतमिश एक ऐसा व्यक्तित्व का धनी था जो हमेशा से ही कुटिल चालों के अंतर्गत निपुण था तथा ये जो इल्तुतमिश था ये अनेक प्रकार के जो संगठन संचालन हुआ करते थे उसमें भी निपुण था। सुल्तान की पदवी सर्वप्रथम किन्होंने धारण की? तो वो इल्तुतमिश। और हम कह सकते हैं विवेद्य या जो कानूनी तौर पर दिल्ली का संस्था यानी जो सुल्तान बना वो कौन था? इल्तुतमिश। क्यों? क्योंकि इनको दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत अगर जब कोई राजा या कोई गुलाम वहां की गद्दी पर आसीन होता था तो जो खलीफा
जो हुआ करते थे बगदाद के खलीफा, उन्होंने नियुक्ति पत्र लेना पड़ता था, लेकिन जब इनको इल्तुतमिश को वो भी मिल गया था, लेकिन वो मिला तो कुतुबुद्दीन ऐबक को भी था, लेकिन उन्होंने सुल्तान की पदवी धारण नहीं की, न अपने नाम के सिक्के चलाए थे और न ही अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था। लेकिन इस मौके को भुनाने वाला कौन नहीं था? इल्तुतमिश। इन्होंने सुल्तान की भी पदवी धारण की, अपने नाम के सिक्के भी चलाए तथा एक चालीसा, जिनको हम कहते हैं सिंह चालीसा, या कह सकते हैं भी जो 40 दलों का एक संगठन था या 40 गुलामों का संगठन था, उसके बारे में भी। तो अब इल्तुतमिश के बारे में हम चर्चा करते हैं भी। जो इल्तुतमिश था ये भी कह सकते हैं, अब जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था ये गोरी का गुलाम था, लेकिन जो इल्तुतमिश था ये किसका गुलाम था? इल्तुतमिश, यानी इल्तुतमिश था ये किसका गुलाम है? कुतुबुद्दीन ऐबक का। इल्तुतमिश जो शब्द है, इस इल्तुतमिश शब्द का अर्थ क्या होता है? लेकिन जो इसका कह सकते हैं जो वास्तविक नाम था इल्तुतमिश का वो था शमसूद। वास्तविक नाम क्या था? शमसूद। लेकिन जैसे इन्होंने दिल्ली की गद्दी को पाया तथा मोहम्मद गोरी के अंतर्गत अनेक प्रकार के जो युद्ध थे उन युद्धों में अच्छा संचालन किया, इस कारण उन्होंने एक उपाधि धारण की जिसको जो क्या कहलाई? इल्तुतमिश। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, जो इल्तुतमिश शब्द है, इस इल्तुतमिश शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है साम्राज्य का स्वामी। साम्राज्य का स्वामी। ये वैसे ही उपाधि है जिस तरह कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा था भी, ऐबक का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा के समान। उसी तरह इल्तुतमिश का जो इल्तुतमिश शब्द है इसका अर्थ क्या है? साम्राज्य का स्वामी। यानी कैसे एक इतने बड़े दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत एक साम्राज्य की स्थापना की और स्थापना के अंतर्गत वो उस साम्राज्य का क्या कहलाया? स्वामी। अब देखो इसी इल्तुतमिश के बारे में कहा जाता है इसको गुलामों का गुलाम, गुलामों का गुलाम, दासों का दास। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, इसको क्यों कहा जाता है गुलामों का गुलाम या दासों का दास? अब देखो इल्तुतमिश था वो गुलाम किसका था? ऐबक का। ऐबक का गुलाम था और ऐबक खुद किसका गुलाम था? गोरी का। अब देखो क्यों कहा जाता है? क्योंकि गोरी का गुलाम था कौन? ऐबक। और ऐबक ने किसको खरीदा था? इल्तुतमिश को। किसके रूप में? एक दास के रूप में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन हुआ? इल्तुतमिश। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम। दासों के दास के अंतर्गत कैसे इल्तुतमिश एक कुतुबुद्दीन ऐबक का दास होते हुए भी कैसे दिल्ली की गद्दी पर आसीन होता है, और आसीन होने के पीछे उनकी यानी जो वाकपटुता थी, चतुराइयां थी, यानी युद्ध कौशल था, महत्वाकांक्षी था, राज्य का निर्माण करने वाला था, एक योग्य शासक था। देखो कैसे एक गुलाम से उठकर और कहां तक कैसे दिल्ली की गद्दी पर ये आसीन होता है। तो भारत में ये कह सकते हैं भी जो इल्तुतमिश था इसने सर्वप्रथम जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी वंश की स्थापना की थी, उसी तरह जो इल्तुतमिश है इन्होंने एक नए वंश की स्थापना की। 1210 के अंदर जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है तो वो वंश था शमसी वंश। शमसी वंश। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो 2 नंबर का प्रश्न आता है उसके अंतर्गत पूछा जा सकता है भी शमसी वंश का संस्थापक कौन था? तो शमसी वंश का संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश। जाति इसकी क्या थी? इल्बरी तुर्क था। अब कह सकते हैं भी दिल्ली का प्रथम इल्बरी तुर्क सुल्तान। कैसे दिल्ली की गद्दी पर इन्होंने दिल्ली की गद्दी पाई? सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान भी कौन था? इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश। प्रथम सुल्तान की उपाधि कौन धारण करता है? इल्तुतमिश। अपने नाम के सर्वप्रथम सिक्के कौन चलाता है? इल्तुतमिश। ये कह सकते हैं भी जो इल्तुतमिश था ये प्रथम वेद का मतलब होता है खलीफाओं द्वारा कानूनी रूप से उसको मान्यता दे दी जाती है भी हाँ अब आप सुल्तान की पदवी धारण कर सकते हो, अपने नाम के सिक्के चला सकते हो, अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकते हो। तो अब देखो जो इल्तुतमिश था इसका जो पिता था वो एक इल्बरी तुर्क था। इल्बरी तुर्क था। तुर्क अमीर सरदार थे, उनका सरदार हुआ करता था ये। कौन? इल्तुतमिश का जो पिता था, और उसके पिता का नाम था इलम खां। नाम क्या था? इलम खां। यही इलम खां जो तुर्क जो क्षेत्र था उनके ऊपर 10,000 यानी जो तुर्क थे उन तुर्कों के ऊपर एक क्या था? सरदार था। पिता का नाम क्या है? इलम खां। अब देखो ये जो इल्तुतमिश था ना ये अपने 4 या 5 भाइयों में से सबसे छोटा था। कौन? इल्तुतमिश। और इलम खां था ना ये सबसे ज्यादा प्रेम किससे करता था? इल्तुतमिश से। क्यों? क्योंकि ये एक तो बचपन में अत्यधिक सुंदर था
हमेशा के लिए यानी गुण संपन्न व्यक्ति था। इस कारण जो इनके अन्य भाई थे, किसके अन्य जो भाई थे इल्तुतमिश के, वो भाई इनसे ईर्ष्या या द्वेष करते थे। लेकिन जैसे ही इस इल्म खां की मृत्यु होती है तो इनके जो भाई थे यानी जो इसके बड़े भाई थे वो इल्तुतमिश को बेच देते हैं, गुलाम के रूप में बेच देते हैं। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछले जो प्रश्न था उसमें हमने भी चर्चा की थी भी मध्यकालीन जो भारत का इतिहास था उस इतिहास के अंतर्गत गुलामों को बेचना व खरीदना एक आम बात थी और लोगों के लिए आय और व्यय का साधन था। तो उसी तरह जो इल्म खां का जो पुत्र था इल्तुतमिश या शमशूद, ये बचपन में अत्यधिक सुंदर था। इस कारण इनके जो अन्य भाई थे वो इनसे जलन करते थे यानी इनसे ईर्ष्या द्वेष करते थे। लेकिन जैसे ही इल्म खां की मृत्यु हो जाती है, ये इनके भाई है, इनको बेच देते हैं। यानी कि इसको अब देखो इतना भी है हमको ध्यान रखना है भी इल्तुतमिश था ना, ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम गुलाम था जिनको 4 बार बेचा व 4 बार खरीदा गया। और सर्वप्रथम किसने बेचा? इनके भाइयों ने। इतनी बार बेचा जाता है उस समय एक व्यक्ति होता है जिसका नाम है जमालुद्दीन चुस्त काबा। व्यक्ति का नाम क्या है? जमालुद्दीन चुस्त काबा। ये जमालुद्दीन चुस्त काबा चौथी बार किसी व्यापारी से खरीद लेता है, किसको? इल्तुतमिश को। कितने बार? यानी चौथी बारी इल्तुतमिश से खरीद लेता है तथा इसको कहां ले जाता है अपने साथ? गजनी। कहां ले जाता है? गजनी ले जाता है। और उस समय गजनी का शासक कौन था? महमूद गोरी। अब ये महमूद गोरी, ये जो इल्तुतमिश था ये बचपन से ही सुंदर, अत्यधिक सुंदर शासक था। यानी ये कह सकते हैं भी उसके पिता को भी प्रिय था। ये जो जब जमालुद्दीन चुस्त काबा गजनी को गोरी लेके यानी गजनी लेके चला जाता है तो उस समय गजनी का सुल्तान कौन था? महमूद गोरी। ये महमूद गोरी इसको खरीदना चाहता है, किसको? इल्तुतमिश को। किससे? जमालुद्दीन चुस्त काबा से खरीदना चाहता है। और कितने में? जब जैसे ये जमालुद्दीन चुस्त काबा से चर्चा करता है भी जो ये तेरे पास में गुलाम या दास है, क्या तू इसको बेचना चाहता है? तब इन्होंने कहा हाँ मैं बेच दूंगा, हाँ मैं बेच दूंगा, लेकिन अगर बेचूंगा तब जब कि इसकी कीमत क्या हो? सही हो। क्यों? क्योंकि महमूद गोरी ने इसके जो चेहरे का ताव था, तेज था, उस तेज को देखकर उन्होंने पहचान लिया था भी हाँ कभी न कभी ये जो बच्चा है ये आगे चलकर एक सुल्तान या कोई और पद को धारण कर सकता है। तब इस चुस्त काबा ने यानी बेचने के लिए गोरी ने इसका जो मूल्य निर्धारण किया वो क्या किया था? 1000 स्वर्ण मुद्रा। कितनी? 1000 स्वर्ण मुद्रा निर्धारित की इसको खरीदने के लिए। किसने? गोरी ने। लेकिन 1000 स्वर्ण मुद्रा में इसको बेचने से मना कर दिया। किसने? जमालुद्दीन चुस्त काबा ने भी। नहीं, मैं नहीं दूंगा। किसको? 1000 स्वर्ण मुद्राओं में मैं इस गुलाम को आपको नहीं बेच सकता। इस कारण उन्होंने मना कर दिया। फिर जो इल्तुतमिश था उसके साथ में एक व्यक्ति और था जिसका नाम था तमगाज रूमी। यानी जो इल्तुतमिश प्लस तमगाज रूमी, एक व्यक्ति और था जिसका नाम था तमगाज रूमी। अब देखो इल्तुतमिश तथा इस तमगाज जो रूमी था, इन दोनों को खरीद लेता है। यानी 1000 स्वर्ण मुद्रा में तो वो व्यापारी माना नहीं। कौन? जमालुद्दीन चुस्त काबा भी। हाँ 1000 रुपए में 1000 स्वर्ण मुद्राओं में मैं नहीं इसको खरीद नहीं दूंगा। इसको क्या करता है ये जो जमालुद्दीन चुस्त काबा है ये इसको वहां से दिल्ली ले जाता है। कहां? दिल्ली ले जाता है। किसको? इल्तुतमिश को। और वहां जाकर अंत में इसको कौन खरीद लेता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। अंत में इसको कौन खरीद लेता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक खरीद लेता है। किसको? एक तो इल्तुतमिश को जिसका नाम बचपन में क्या था? शमशूद। और दूसरे व्यक्ति को कौन सा था? तमगाज रूमी। इन दोनों को खरीद लेता है कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और खरीद करके और अपने यानी जो अपना जो एक गुलाम था उसी गुलाम के यानी आप खुद गुलाम था और इस इल्तुतमिश को अपने नीचे गुलाम रख लिया। ऐबक किसको खरीद लेता है? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश को खरीद लेता है। उसी समय सन यानी जो सन 1200
जो 5 का समय था, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, सन जो 1205 का था, उस समय महमूद गोरी था ना, उस समय जो महमूद गोरी था वो जो खोकर जाति थी, पंजाब के अंदर एक जाति थी खोकर, उस जो खोकर जाति थी उस खोकर जातियों के अभियान पर निकला हुआ था कौन, यानी जो महमूद गोरी था। और यहाँ जब वो 1200 यानी 1192 का तराइन का जो द्वितीय युद्ध था, उस द्वितीय युद्ध के बाद में यहाँ का जो साम्राज्य है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर और खुद गौर चला जाता है। लेकिन जैसे ही 1205 के अंदर जो खोकर जाति का अभियान होता है, उस अभियान से जब महमूद गोरी गौर से आकर इनसे युद्ध के लिए या इस अभियान पर आता है, उसी समय दिल्ली सल्तनत से कौन जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। जब कुतुबुद्दीन ऐबक 1205 में खोखरों के विरुद्ध महमूद गोरी की सहायता करने जाता है, उसी समय जो ये इल्तुतमिश नाम का जो गुलाम था वो भी किसके साथ था, कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ में था। किस युद्ध के अंदर, जो 1205 के अंदर खोखरों जातियों का जो अभियान था, किसका, महमूद गोरी का। यानी इल्तुतमिश उस समय उसके साथ में था कुतुबुद्दीन ऐबक। महमूद गोरी ने उस लड़के का युद्ध संचालन देखा, युद्ध करने की शैली देखी। उसी समय कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसको महमूद गोरी ने कहा भी आप इसको दास्ता से मुक्त कर दो। यानी 1205 के अंदर ही, क्योंकि जो इल्तुतमिश था, इस इल्तुतमिश के बारे में इतिहासकार ये कहते हैं भी जो महमूद गोरी था युद्ध संचालन के अंतर्गत इल्तुतमिश से इतना प्रभावित हुआ कि उन्होंने कहा भी ये जो इल्तुतमिश है, इस बच्चे का विशेष ध्यान रखा जाए या इसको आगे न बेचा जाए, ये आने वाले समय में बहुत कार्य का लड़का हो सकता है या बहुत, यानी साम्राज्य विस्तार में हमारे बहुत काम आ सकता है। इसी कारण जब खोखरों का विजय अभियान कर लेता है महमूद गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक, उस समय जो इल्तुतमिश था वो किसके साथ में था, महमूद गोरी यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ में था। तब कुतुबुद्दीन ऐबक को गोरी ने कहा कि जो इल्तुतमिश है, इसके जो माथे पर जो दास या जो गुलाम का एक जो धब्बा लगा हुआ है, उस दास या गुलाम के पद से इसको तू क्या है, मुक्त कर दे। इल्तुतमिश था, इस इल्तुतमिश को गुलाम या दास्ता से मुक्त कर देता है। गुलाम या दास्ता से मुक्ति, गुलाम या दास्ता से मुक्ति देता है कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। किसके कहने पर, महमूद गोरी के कहने पर। किसको, यानी गुलाम या दास्ता से मुक्ति कब मिल गई, 1205 के अंदर। और 1205 के अंदर महमूद गोरी किस अभियान पर गया हुआ था, यानी जो खोकर, पंजाब के अंदर एक जो खोकर जनजाति थी, उस खोकर जनजाति को, जो एक जाट वंश की जनजाति थी भयंकर, लेकिन 1206 के अंदर जब युद्ध जीतकर वापिस वहां जा रहा था महमूद गोरी, तो इन्हीं खोकर जाति के लोगों ने महमूद गोरी की हत्या कर दी थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं आशा करूंगा कि यहां तक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। 1205 के अंदर इल्तुतमिश ने अच्छा सहयोग किया खोखरों के विरुद्ध। तब उसी 1205 के अंदर एक तो इसको दास्ता से मुक्ति मिल गई, ब्याज के बाद में इसको कोई दास या गुलाम नहीं कहेगा। उसी के साथ ही उसी 1205 के अंदर इसी ऐबक ने इल्तुतमिश को सर्वप्रथम कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया, बदायूं का, जिसको हम कह सकते हैं सूबेदार, इख्तेदार या प्रांतपति। एक काम तो इल्तुतमिश को यह सौंपा गया। दूसरा, इस इल्तुतमिश के साथ में ऐबक ने अपनी पुत्री की शादी की, पुत्री की शादी कर दी। यानी कह सकते हैं भी उसके जो इल्तुतमिश जो एक गुलाम था, इसी वाकपटुता देखकर, चतुराई, युद्ध कौशल में निपुण देखकर कुतुबुद्दीन ऐबक था, उन्होंने अपनी पुत्री की शादी कर दी। किसके साथ में, इल्तुतमिश के साथ में। करने के बाद में, यानी जो उनका पद मिला था उनको, जो इख्तेदार या सूबेदार या प्रांतपति, और कहाँ का बनाया गया था, बदायूं का। उस समय जो दिल्ली क्षेत्र था, उस दिल्ली सल्तनत के अंदर उस समय गद्दी पर कौन बैठा था, ऐबक। उस समय गद्दी पर कौन था, ऐबक। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक की जब 1210 के अंदर मृत्यु हो जाती है, कब, 1210 के अंदर जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है, तो इसके बाद में जो कुतुबुद्दीन ऐबक का लड़का था, जिसका नाम था आराम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक के लड़के का नाम क्या था, आराम शाह। जैसा हम कह सकते हैं भी इसका नाम क्या था, आराम शाह, वैसा ही ये कह सकते हैं भी निठल्ला व्यक्ति था। निठल्ला जैसे ही अपने पिता कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है, दिल्ली सल्तनत के अंदर सुल्तान कौन बन जाता है, अब
दिल्ली सल्तनत के अंदर सुल्तान कौन बनता है? आराम शाह। लेकिन ये आराम शाह था, ये एक कह सकते हैं भी निठल्ला व्यक्ति था और विलासिता प्रवृत्ति का व्यक्ति था। आराम शाह था, ये कह सकते हैं जड़ या मूर्ख बुद्धि का व्यक्ति था। यहां इन्होंने दिल्ली की गद्दी पर 8 माह तक शासन किया। कितने माह तक? 8 माह तक शासन किया। लेकिन इस 8 माह के शासन के अंतर्गत दिल्ली की जो जनता थी वो इससे इतनी नाराज हो गई, यानी ये कह सकते हैं भी इस आराम शाह को दिल्ली की गद्दी पर पसंद ही नहीं करते थे। तब दिल्ली के जो लोग थे, यानी दिल्ली के जो अमीर सरदार थे, दिल्ली के जो अमीर सरदार थे, उन सरदारों ने एक निमंत्रण पत्र भेजा। किसके पास में? इल्तुतमिश के पास में। इल्तुतमिश के पास में पत्र भेजा तथा उनको दिल्ली की गद्दी पर आसीन होने के लिए कहा। उस समय कहाँ का यह सूबेदार था? तो हम कह सकते हैं ये उस समय बदायूं के अंदर इक्तेदार या सूबेदार था। उस गुलाम को जब वहां की जनता एक सुल्तान के पद के लिए निमंत्रण भेजती है, तो क्या ये एक इतना जो इल्तुतमिश एक गुलाम से कैसे बदायूं का सूबेदार बन जाता है या इक्तेदार बन जाता है? तो कैसे, क्या वो इस जो मौका मिला था इस मौके को चूकने वाला था? नहीं था। अब जैसे इल्तुतमिश को वो निमंत्रण प्राप्त करता है, वहां वो चलता है, वहां से चलता है, कहां से? बदायूं से चलता है, और बदायूं से चल करके आकर आराम शाह के साथ में युद्ध करता है और उस युद्ध के अंदर पराजित कर देता है। किसको? आराम शाह को पराजित करके, और जो अमीर सरदार थे उन अमीर सरदारों का क्या है? विश्वास जीत लेता है। कौन? इल्तुतमिश। विश्वास जीतकर और ये जो आराम शाह था उस आराम शाह को यहाँ पर उन्होंने मार दिया। अब जो यहाँ की जो जनता थी वो पूर्ण रूप से जो दिल्ली सल्तनत था, इस दिल्ली सल्तनत का सुल्तान किसको मानने लगी थी? इल्तुतमिश को। अब देखो कैसे एक वर्ष, ये कह सकते हैं भी कैसे एक वर्ष 1210 के अंदर जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है, उसके बीच का जो शासक था आराम शाह, नाम से ही पता चलता है भी आराम शाह निठल्ला व्यक्ति था। लेकिन कैसे एक वर्ष के भीतर ही, कुछ इतिहासकार इसको सन 1212 मानते हैं और अधिकांश पुस्तकों में यही लिखा गया है भी 28 अप्रैल 1211 को इल्तुतमिश का राज्यारोहण होता है। कहाँ? दिल्ली के अंदर। अब हम कह सकते हैं भी इल्तुतमिश का जो राज्याभिषेक था या राज्यारोहण कब किया गया? 28 अप्रैल सन 1211 के अंदर। तो अब दिल्ली सल्तनत के अंदर एक नया सुल्तान, तुर्क सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर आसीन होता है, जिसका नाम क्या है? इल्तुतमिश। नाम क्या है? इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठता है तथा राज्यारोहण के बाद में अपनी राजधानी भी किसको बनाता है? दिल्ली को। तथा राजधानी बनाने के बाद में, कब? जब इन्होंने अपनी राजधानी बना ली, उस राजधानी बनाने के बाद में उन्होंने दिल्ली को सुदृढ़ करना शुरू किया। यानी दिल्ली की जो नींव थी, नींव तो कुतुबुद्दीन ऐबक रख के गया था, लेकिन उस नींव को मजबूत किया। अपने आसपास के जो अमीर सरदार थे उन अमीर सरदारों का विश्वास जीता तथा आसपास के जितने भी युद्ध या आक्रमणकारी लोग थे उन आक्रमणकारी को किसी के साथ में छल कपट का सहारा लिया, किसी के साथ में, यानी ये कह सकते हैं भी पहले उसकी अधीनता स्वीकार की, लेकिन अधीनता स्वीकार करने के बाद में जैसे ही उनको मौका मिला उसी व्यक्ति को पस्त करके, और ये कह सकते हैं भी 1211 से लेकर और 1236 तक इन्होंने दिल्ली का सुदृढ़ीकरण इतना अच्छा कर दिया था भी अनेक प्रकार के दिल्ली के अंदर स्थापत्य कलाओं का निर्माण करवाया, अनेक भवनों का निर्माण करवाया, और कैसे जो कुतुब मीनार था उसका जो अधूरा कार्य था वो भी किसको ने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। तो अब इन्होंने क्या किया? इन अमीर लोगों का विश्वास जीतने के लिए इल्तुतमिश ने अपने एक 40 गुलाम थे उसके जो, यानी उसके जो विश्वास पात्र 40 गुलाम थे, इन 40 गुलामों को मिलाकर एक दल चालीसा का निर्माण करता है। किसका? दल चालीसा का निर्माण करता है। ये दल चालीसा ये होता था भी सीधी सी अगर हम आम भाषा में समझे तो इल्तुतमिश ने एक 40 व्यक्तियों का संगठन बनाया, वो भी किसका? 40 गुलामों का संगठन बनाया, और उस संगठन के अंदर ऐसे गुलाम रखे जो यानी जो इल्तुतमिश के क्या थे? विश्वास पात्र थे, तथा इसी 40 गुलाम थे। इन 40 गुलामों को लेकर उन्होंने क्या किया? अपने साम्राज्य का विस्तार करना प्रारंभ किया। एक तो इसका नाम है 40 गुलामों का दल या दल चालीसा या तुर्कान ए चिलेगामी।
तो प्रिय विद्यार्थियों, यहां से भी आपके जो 2 नंबर के प्रश्न आते हैं वो आ सकते हैं भी। 40 जो गुलाम थे उसका संगठन किसने किया? इल्तुतमिश ने। दल चालीसा का निर्माण किसने किया? इल्तुतमिश ने। तुर्कान ए चिहलगामी, ये भी पूछा जा सकता है प्रश्न के अंदर भी, तुर्कान ए चिहलगामी क्या था? तो ये सभी इल्तुतमिश द्वारा जो 40 गुलामों का एक दल नियुक्त किया गया था, यानी अपने विश्वास पात्र जो गुलाम थे उन गुलामों को जब इन्होंने अपने अंडर में रखा और अपने अंडर में रखकर कैसे दिल्ली जो एक साम्राज्य था उस साम्राज्य की नींव को मजबूत किया, और उसके ऊपर जो भवन बनना था उस भवन का मुख्य रूप से ये कह सकते हैं भी उस नींव तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी, लेकिन जो वास्तविक ऊपर का कंगूरा है वो वास्तविक कंगूरा किसने तैयार किया था? इल्तुतमिश। इसी कारण इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। इसी कारण अब देखो इन्होंने, अब जब ये 40 गुलामों का संगठन कर लेता है, जब इसके बाद में अगले प्रश्न में इसी की पुत्री रजिया सुल्तान के बारे में चर्चा करेंगे, तो उस रजिया सुल्तान ने इस दल चालीसा को समाप्त करेगा, उसके बाद में बलबन आएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था इल्तुतमिश का जो सामान्य परिचय था, इल्तुतमिश की कठिनाइयां। तो ये कह सकते हैं भी दिल्ली सल्तनत की जो गद्दी थी उस गद्दी को उन्होंने प्राप्त किया, और प्राप्त करने के बाद में उसके सामने कौन कौन सी कठिनाइयां आई, कौन कौन सी समस्याएं सामने आई। तो इल्तुतमिश के सामने पहली कठिनाई है वो क्या है? ताजुद्दीन यलदौज की कठिनाई। अब देखो पहले ये पढ़ते हैं भी ये ताजुद्दीन यलदौज था कौन? उस समय ये भी जो ताजुद्दीन यलदौज था ये भी किसका गुलाम था? गोरी का गुलाम हुआ करता था। लेकिन जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है उस समय ये ताजुद्दीन यलदौज कहाँ था? गजनी के अंदर। कहाँ था? गजनी के अंदर ये था। और ये कह सकते हैं भी, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के कहने से हम कह सकते हैं भी जो गजनी का क्षेत्र था वो किसके हाथ में था? ताजुद्दीन यलदौज के हाथ में। लेकिन जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 के अंदर मृत्यु हो जाती है, 1210 के अंदर मृत्यु होती है किसकी? ऐबक की। 1210 के अंदर जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के उपरांत ही ये जो ताजुद्दीन यलदौज था ये खुद को वहां का शासक समझ लेता है। कहां का? गजनी का। ये कह सकते हैं भी जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है, ये जो ताजुद्दीन यलदौज जो गजनी का जो प्रांत इसके पास में था, ये कह सकते हैं भी वहां का ये सूबेदार था। तो इन्होंने भी अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। किसने? ये ताजुद्दीन यलदौज ने। कहां का शासक था? गजनी का। अब देखो ये खुद को वहां का सुल्तान मानने लग गया था। कहां का? सुल्तान मानने लग गया था। लेकिन जैसे ही इधर 1211 के अंदर इल्तुतमिश का जब राज्यरोहण हो जाता है, तो तब राज्यरोहण होने के बाद में ये स्वयं को दिल्ली का क्या मानता था? सुल्तान मानता था। क्यों? क्योंकि ये भी गुलाम किसका था? कुतुबुद्दीन ऐबक के अंतर्गत ही गुलाम था। किसका? गोरी का। तब इस ताजुद्दीन जो यलदौज था ये गुलाम, यानी कह सकते हैं भी वहां का जो गजनी क्षेत्र का सुल्तान बनने के बाद में एक पत्र भेजता है किसके पास में? इल्तुतमिश के पास में। वो कहता है भी मैंने अब एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली है और दिल्ली का जो आगामी सुल्तान है वो कौन होगा? ताजुद्दीन यलदौज। डॉक्टर श्रीवास्तव ये इस ताजुद्दीन यलदौज तथा इल्तुतमिश के बारे में क्या कहते हैं? इन्होंने ये कहा है, डॉक्टर श्रीवास्तव जी कहते हैं भी जब इल्तुतमिश के पास में पत्र भेजता है कौन? ताजुद्दीन यलदौज। क्यों? ताकि इल्तुतमिश किसकी अधीनता स्वीकार कर ले? इल्तुतमिश किसकी अधीनता स्वीकार कर ले? ताजुद्दीन यलदौज की। क्यों? क्योंकि अब जो गजनी का नया शासक खुद को कौन मानता है? ताजुद्दीन यलदौज। तो जैसे ही इल्तुतमिश के पास में पत्र आता है, किसका? अधीनता का पत्र आता है, तो ये बात कौन कह रहा है? डॉक्टर श्रीवास्तव। श्रीवास्तव कहता है भी अगर इल्तुतमिश ताजुद्दीन यलदौज के पत्रों को स्वीकार कर लेता है, स्वीकार जब कर लेता है तो इसका मतलब ये हो गया भी जो जिस व्यक्ति के पास में भेजे हैं अगर उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया है तो उसकी अधीनता, मतलब ये माना जाएगा भी उसकी अधीनता स्वीकार कर ली है। लेकिन जो इल्तुतमिश था वो हमेशा से, हम पीछे भी चर्चा करते हैं भी, वो एक योग्य शासक था। कुटुइल जो चाल थे वो चालने में माहिर था। इसी कारण एक समय तो जब ताजुद्दीन यलदौज का पत्र आता है किसके पास में?
इल्तुतमिश के पास में, तो वो पत्थर आता है। अगर वो पत्थर को स्वीकार नहीं करता तो इस इतने बड़े जो ताकतवर आदमी यानी जो शासक था ताजुद्दीन यल्दौज, उसके साथ में युद्ध करना पड़ता। किसको? इल्तुतमिश को। युद्ध इल्तुतमिश कर नहीं सकता, क्यों? क्योंकि अभी अभी वो दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ है, इतनी जो उसकी सीमाएं थी या सैन्य संचालन था वो सुदृढ़ नहीं हुआ था। इस कारण अगर वो उसकी अधीनता स्वीकार नहीं करता तो युद्ध का सामना करना पड़ता। अगर अधीनता स्वीकार कर लेता तो उसकी यानी कह सकते हैं भी अधीनता स्वीकार कर लेता तो उसकी शरण में जाना पड़ता। इसी कारण इल्तुतमिश ने एक दिखावा किया, किसके पत्थर के विरुद्ध? ताजुद्दीन यल्दौज के पत्थर के विरुद्ध। ये बात कौन बता रहा है? डॉक्टर श्रीवास्तव। ये कह रहा है भी एक बार तो उन्होंने जो पत्थर था उसको स्वीकार कर लिया, पत्थर या चिन्हों को स्वीकार कर लिया। किसके? ताजुद्दीन यल्दौज के पत्थरों को स्वीकार कर लिया, लेकिन स्वीकार करने के पीछे वो एक ऐसे मौके की तलाश कर रहा था जिस मौके के अंदर अंत किया जा सके। किसका? ताजुद्दीन यल्दौज का अंत किया जा सके। ये ताजुद्दीन यल्दौज था, इसके ऊपर आक्रमण करता है कौन? ख्वारिज्म। ख्वारिज्म जो ईरान के अंदर जगह थी, ख्वारिज्म है वो क्या है? ईरान के अंदर जगह थी, और यहां के जो सम्राट या सुल्तान हुआ करते थे उसको क्या कहा जाता था? शाह। तो इस ताजुद्दीन यल्दौज पर आक्रमण करता है कौन? ख्वारिज्म का शाह है। अब वो अवसर आ गया है जब इल्तुतमिश किसका अंत कर सकता है? ताजुद्दीन यल्दौज का। इसी अवसर की तलाश में था कौन? इल्तुतमिश। लेकिन जैसे ही ख्वारिज्म का शाह आक्रमण करता है ताजुद्दीन यल्दौज पर, तो इसकी जो सैनिक संगठन था वो क्या हो गया था? कमजोर हो गया था। किसका? ताजुद्दीन यल्दौज का सैनिक संगठन कमजोर हो गया था। और इधर इल्तुतमिश को यह पता चलता है भी ख्वारिज्म के शाह ने आक्रमण किया है। किसके ऊपर? यल्दौज के ऊपर। तो अब इल्तुतमिश अपनी चढ़ाई करेगा किसके ऊपर? ताजुद्दीन यल्दौज के ऊपर। से ताजुद्दीन जो यल्दौज था उसके ऊपर आक्रमण करता है कौन? ख्वारिज्म का शाह आक्रमण करता है। अब इसकी जो सैनिक संचालन की जो क्षमता थी वो कमजोर हो गई है। इसी कमजोर जो कड़ी मिली इसका फायदा उठाता है कौन? इल्तुतमिश। तो सन 1215 के अंदर, कब? सन 1215 के अंदर जब ताजुद्दीन यल्दौज पंजाब और लाहौर को क्षेत्र को जीत करके और भारत की ओर प्रवेश कर रहा था, उसी समय सन 1215 के अंदर तराइन के मैदान में, किसके मैदान में? तराइन के मैदान में तराइन का तृतीय युद्ध होता है। कौन सा? तराइन का तृतीय युद्ध होता है। किसके मध्य? एक तो होता है यल्दौज प्लस इल्तुतमिश, यल्दौज प्लस इल्तुतमिश के मध्य। तो प्रिय विद्यार्थियों, थोड़ा सा ध्यान रखने वाली ये बात है भी तराइन के जो दो फेमस युद्ध हुए 1192 और 91, वो तो हुए थे महमूद गोरी प्लस यानी जो दिल्ली सल्तनत का उस समय दिल्ली का जो सम्राट था सल्तनत से पहले पृथ्वीराज चौहान तृतीय, उनके बीच में। लेकिन जो तराइन का जो तृतीय युद्ध हुआ था सन 1215 के अंदर, तराइन का जो यानी तराइन का मैदान था उसके अंदर ताजुद्दीन यल्दौज और इल्तुतमिश के मध्य युद्ध होता है। और इस युद्ध के अंदर जो इल्तुतमिश है वो पराजित कर देता है। किसको? यल्दौज को पराजित कर देता है। और इस युद्ध का विजेता कौन होता है? इल्तुतमिश जीत करके, और ये जो ताजुद्दीन यल्दौज था उस ताजुद्दीन यल्दौज को कहते हैं भी बंदी बना दिया जाता है, तथा बंदी बनाने के कुछ समय बाद कुछ इतिहासकारों के अनुसार इसकी हत्या कर देता है कौन? इल्तुतमिश। तो प्रिय विद्यार्थियों, इल्तुतमिश जो सम्राट बनता है या दिल्ली का सुल्तान बनता है, उसके सामने जो सुल्तान बनते ही पहली कठिनाई का क्या आई? ताजुद्दीन यल्दौज की कठिनाई। जो दूसरी कठिनाई है वो कौन सी है? गयासुद्दीन कुबाचा की समस्या। अब देखो, जो पहली कठिनाई आई ताजुद्दीन यल्दौज, वो कहाँ का प्रांतपति या सूबेदार कह सकते हैं, या उस समय कौन सा क्षेत्र दिया गया था उसको? जो क्षेत्र उसको मिला था वो था गजनी। लेकिन ये जो गयासुद्दीन कुबाचा था इसको उस समय कौन सा प्रांत प्राप्त था? तो ये कह सकते हैं भी उसके पास में जो प्रांत था वो कौन सा था? सिंध या मुल्तान का क्षेत्र इसके अंडर में था, या कह सकते हैं भी इसके अधीन के अंदर था। अब देखो, गयासुद्दीन कुबाचा ने कैसे समस्या पैदा की? किसके? इल्तुतमिश। क्यों? क्योंकि ये जो गयासुद्दीन कुबाचा था, ये इसी गयासुद्दीन कुबाचा को
सिंध प्रांत का स्वतंत्र क्षेत्र जो सौंपा गया था वो किसने सौंपा था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है और दिल्ली का जो शासक आराम शाह था उसको वहां के अमीर सरदारों द्वारा अपदस्थ करके और दिल्ली की गद्दी पर किसको बिठाया जाता है? इल्तुतमिश को। तब जैसे ऐबक की मृत्यु हो जाती है, ये गयासुद्दीन जो कुबाचा था वो भी सिंध प्रांत का अपने आप को क्या मानने लग गया था? स्वतंत्र सुल्तान मानने लग गया था। क्यों? क्योंकि ये भी किसका निकट संबंधी था? कुतुबुद्दीन ऐबक की तरह ही ये भी एक गुलाम था और वो ये भी उसके निकटतम यानी कह सकते हैं भी संबंधी था। और ये जो गयासुद्दीन कुबाचा था ये एक योग्य व महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। योग्य व महत्वाकांक्षी क्यों? क्योंकि ये भी अपना जो सिंध प्रांत था इससे आगे अपने जो साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। और ये जो खुद को ये जो गयासुद्दीन जो कुबाचा था ये भी खुद को जो दिल्ली क्षेत्र था उस दिल्ली क्षेत्र का वास्तविक कह सकते हैं भी ये भी खुद को दिल्ली क्षेत्र का वास्तविक सुल्तान मानता था। विजय क्यों? क्योंकि अब देखो गयासुद्दीन जो कुबाचा था या ताजुद्दीन यल्दौज था या बख्तियार खिलजी थे ये भी गुलाम थे किसके? कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन कुबाचा और जो ताजुद्दीन यल्दौज ये भी गोरी के गुलाम थे। इसी तरह जब गोरी की मृत्यु हो जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में ये जो गयासुद्दीन कुबाचा था ये भी खुद को कहाँ का सम्राट घोषित कर देता है? दिल्ली का। जब गयासुद्दीन कुबाचा खुद को दिल्ली का सुल्तान मानने लग जाता है तब इल्तुतमिश ने फिर अपनी एक चतुराई दिखाई और उस चतुराई के अंतर्गत जो सिंध का प्रांत था ये कह सकते हैं जो सिंध का प्रांत था गयासुद्दीन कुबाचा, इस सिंध के जो प्रांत था उस सिंध के प्रांत की जो सीमाएं थी क्या? सिंध के प्रांत की जो सीमाएं थी उस सीमाओं के ऊपर दो तरफ से भयंकर आक्रमण करता है। कौन? दो तरफ से आक्रमण करता है। कौन? दो तरफ से आक्रमण करता है। कौन? इल्तुतमिश। इस इल्तुतमिश के अचानक आक्रमण से घबरा जाता है। कौन? गयासुद्दीन कुबाचा घबरा जाता है और इस सिंध प्रांत से भागकर किस किले में शरण लेता है? मक्कर के किले के अंदर शरण लेता है। किसके? मक्कर के किले में शरण लेता है। लेकिन इस इल्तुतमिश ने इसका पीछा किया और फिर इसी मक्कर के किले के ऊपर इन्होंने भयंकर धावा बोला। फिर जब मक्कर के किले में इन्होंने धावा बोला तो कुछ इतिहासकार ये मानते हैं भी जो नासिरुद्दीन कुबाचा था ये उसी मक्कर के किले के पीछे से जो सिंध नदी गुजर रही थी उस सिंध नदी में कहते हैं भी डरकर यानी इल्तुतमिश से और इस सिंध नदी में कूद करके अपने प्राण दे दिए थे। लेकिन कुछ इतिहासकार ये कहते हैं भी उस सिंध नदी में वो डूबकर नहीं मरा था। लेकिन क्यों? क्योंकि जैसे ही मक्कर के किले पर इल्तुतमिश आक्रमण करता है तब वो क्या करता है वहां से उस सिंध नदी के अंदर छलांग लगाता है तथा वहां सिंध नदी के अंदर छलांग लगाने के बाद में वहां पर नाव में बैठता है और दूसरी तरफ जब वो यानी जो सिंध नदी थी उसको पार कर रहा है तो कुछ इतिहासकार ये कहते हैं भी उन इल्तुतमिश के सैनिकों ने उनका पीछा किया तथा पीछा करने के बाद में जो उसकी नाव थी उस नाव को पलट दिया। पलटने के कारण किसकी मृत्यु हो जाती है? गयासुद्दीन कुबाचा की। इल्तुतमिश के सामने दूसरी कठिनाई थी वो क्या थी? गयासुद्दीन कुबाचा की समस्या। इल्तुतमिश की कठिनाइयों के अंतर्गत जो तीसरा पॉइंट है वो है बंगाल की समस्या। यानी उस समय एक बंगाल भी प्रांत हुआ करता था और उस प्रांत के अंदर शासन किसका था? अली मर्दान खलजी। ये अली मर्दान खलजी था ये भी जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसका निकट संबंधी था। क्यों? क्योंकि ये जो अली मर्दान खलजी था ये भी क्या था? महमूद गोरी का क्या था? एक गुलाम था। और ये जो अली मर्दान जो खिलजी था इसके पास में कौन सा प्रांत था? बंगाल प्रांत था। लेकिन ये जो अली मर्दान खिलजी जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक की यानी 1210 के अंदर मृत्यु हो जाती है ये भी अब खुद को क्या है? बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है। और स्वतंत्र शासक घोषित करने के साथ में ही अलाउद्दीन की उपाधि धारण कर लेता है। कौन? अली मर्दान खिलजी खुद को स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है तथा अलाउद्दीन की उपाधि किसकी उपाधि धारण करता है? अलाउद्दीन की उपाधि धारण कर लेता है। कौन? अली मर्दान खिलजी। लेकिन जैसे ये अली मर्दान खिलजी अलाउद्दीन की उपाधि धारण करता है तो यहाँ जो बंगाल के अमीर व्यक्ति थे या अमीर सरदार थे, कौन? बंगाल
के अंदर जो अमीर सरदार थे, वो अमीर सरदारों को इन्होंने उसके साथ में अत्याचार किया था। अत्याचार के कारण वो अमीर सरदार भी इसके क्या बन गए थे, शत्रु बन गए थे। यानी जो खलजी सरदार थे उन्होंने सन 1212 के अंदर, कब, सन 1212 के अंदर इस अली मर्दान की हत्या कर देते हैं। कौन, वहां बंगाल के जो खलजी सरदार है वो 1212 में किसकी हत्या कर देते हैं, अली मर्दान की हत्या कर देते हैं। तथा एक नया जो व्यक्ति था उसको यानी बंगाल की गद्दी पर बैठाते हैं, जिसका नाम क्या है, एवाज खलजी। उसका नाम क्या है, एवाज खिलजी। एवाज खिलजी जो बंगाल की गद्दी पर बैठता है, ये कह सकते हैं भी इसको बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। लेकिन जैसे ही एवाज खिलजी वहां की गद्दी पर बैठता है तो गद्दी पर बैठते ही इल्तुतमिश इसके ऊपर आक्रमण करता है। यानी उस समय इल्तुतमिश था वो इसी बंगाल की ओर कूच करता है। कौन, इल्तुतमिश बंगाल की ओर कूच करता है। तथा इस एवाज खिलजी था ये डर करके किसकी अधीनता में चला जाता है, इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर लेता है। कौन, एवाज जो खिलजी है वो इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर लेता है। तो इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, जो इल्तुतमिश के सामने जो तीसरी समस्या थी, कौन सी, बंगाल की समस्या, उस बंगाल की समस्या को भी उन्होंने उसके ऊपर आक्रमण किया तथा उस आक्रमण के अंदर जो एवाज खिलजी था उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली। चौथी समस्या है वो है मंगोल समस्या। कौन सी, मंगोल समस्या। यहां थोड़ी सी समझने वाली बात है। ये जो मंगोल समस्या है, इस मंगोल के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था जिसका नाम था चंगेज खां। क्या नाम था, चंगेज खां। इस चंगेज खां के नेतृत्व में जो मंगोल जनजाति थी वो अपनी जो संस्कृति और सभ्यता थी उस सभ्यता की रक्षा करते हैं। किसके, यानी किसके नेतृत्व में, चंगेज खां के नेतृत्व में ख्वारिज्म के साहे पर आक्रमण करता है। किसके, ख्वारिज्म के साहे पर आक्रमण करता है। तथा इस समय जो ख्वारिज्म का साहे था वो कौन था, मंगबरनी। उस समय जो ख्वारिज्म का साहे था वो कौन था, मंगबरनी। तो अब देखो, जैसे ये चंगेज खां किस ख्वारिज्म का जो साह हुआ था जो साहे था मंगबरनी, उस मंगबरनी पर आक्रमण करता है कौन, चंगेज खां। अब ये मंगबरनी चंगेज खां के आक्रमण से वहां से भागता है और भागकर वहां से दिल्ली की ओर आता है। और दिल्ली की ओर आने के बाद में ये शरण में आना चाहता है किसकी, इल्तुतमिश की। किसकी शरण में आना चाहता है, इल्तुतमिश की शरण में आना चाहता है। लेकिन इल्तुतमिश पहले ही सावचेत हो जाता है या सावधान हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो बर्बर आक्रमणकारी था चंगेज खां, इसके तप या तेज को जानता था। कौन, चंगेज खां। लेकिन जैसे ये मंगबरनी वहां से भागकर दिल्ली के अंदर शरण लेता है, यानी इल्तुतमिश को कहता है भी मेरी रक्षा करो, किससे, चंगेज खां थे। अब इल्तुतमिश जानता था भी जैसे ये भारत की सीमाओं के अंदर आ गया है मंगबरनी, अगर ये भारत के अंदर आएगा तो इस मंगबरनी का पीछा करते करते इसके पीछे कौन आएगा, चंगेज खां आएगा। और चंगेज खां यहाँ आने के बाद में यहाँ भयंकर तरीके से क्या करेगा, लूटपाट करेगा। लेकिन इस इल्तुतमिश ने अपनी जो वाकपटुता थी या चतुराई का सहारा लिया तथा इस मंगबरनी को अपने यहाँ क्षेत्र में शरण देने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। अब देखो, इनकार करने के बाद में इसको कहीं न कहीं तो भागना पड़ेगा। इधर से चंगेज खां भारतीय सीमाओं के पास में आ गया था, लेकिन इल्तुतमिश ने इस मंगबरनी को सहायता नहीं दी। सहायता नहीं देने के कारण जो चंगेज खां था ये वापिस भारत की सीमाओं तक आकर के, और जैसे इनको पता चलता है भी इल्तुतमिश ने इनको यानी क्या है, मंगबरनी को शरण नहीं दिया, इस कारण वो क्या है, मंगबरनी का पीछा करते हुए भारत के साम्राज्य से दूर चला जाता है। कौन, चंगेज खां। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो इल्तुतमिश की तीसरी जो कठिनाई थी वो क्या थी, मंगोल समस्या। प्रिय विद्यार्थियों, जो अगला हमारा जो कठिनाई है वो है 40 गुलामों के दल की स्थापना। अब देखो, जब इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठता है तो उन्होंने सर्वप्रथम 40 गुलामों का एक संगठन बनाया था। लेकिन जैसे ही 1236 के अंदर इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है तो यही जो 40 गुलाम थे, यही 40 गुलाम अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए लालायित होने लगे थे। इस कारण जो इल्तुतमिश की जो कह सकते हैं भी इन्हीं हम कठिनाइयों के अंतर्गत ही ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो 40 गुलाम थे इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद में खुद को अलग अलग राज्यों में जहां इसको निर्धारित किया गया था वहां इन्होंने अपने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना करने शुरू कर दी थी। इस कारण जो 40 गुलामों के जो परिणाम थे वो भी दुष्परिणाम निकल कर आए।
किसके लिए? इल्तुतमिश के लिए। कह सकते हैं भी टॉपिक क्या है? इल्तुतमिश के प्रशासनिक कार्य, यानी इल्तुतमिश ने कैसे उन कठिनाइयों का सामना किया तथा उन कठिनाइयों का सामना करने के बाद में कैसे इल्तुतमिश ने अपना जो प्रशासन था दिल्ली सल्तनत का, जिसको सुदृढ़ बनाया। तो उन सुदृढ़ शासन बनाने के पीछे उन्होंने जो प्रशासन के क्षेत्र में जो कार्य किए वो क्या है? जो इल्तुतमिश था उसने अपने प्रशासन को सुधारने के लिए सर्वप्रथम किसका गठन किया? दल चालीसा का गठन। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम चर्चा करते हैं भी ये दल चालीसा था क्या? ये दल चालीसा, इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं भी। इल्तुतमिश ने जैसे ही दिल्ली सल्तनत की गद्दी को संभाला, सर्वप्रथम उन्होंने 40 गुलामों का एक दल बनाया। कितने गुलामों का? 40 गुलामों का एक दल बनाया और उसी 40 गुलामों की सहायता से उन्होंने अपने शासन को सुदृढ़ मजबूती दी। वो ही जो सुदृढ़ और मजबूती देने के कारण इन्होंने वहां दिल्ली सल्तनत के 40 जो बड़े बड़े अमीर या तुर्क व्यक्ति थे, अपने ही निकट संबंधी थे, उन निकट संबंधियों का एक संगठन बनाया। तो प्रिय विद्यार्थियों, वो ही संगठन क्या कहलाता है? क्या कहलाया? दल चालीसा या 40 गुलामों का संगठन। तो प्रिय विद्यार्थियों, इल्तुतमिश ने अपने प्रशासनिक कार्यों के अंदर पहला क्या किया? दल चालीसा का गठन किया। इल्तुतमिश के प्रशासनिक कार्य, उसके अंतर्गत जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है इक्ता प्रणाली का गठन। अब हम सर्वप्रथम समझते हैं भी ये इक्ता क्या था। इक्ता क्या था उस समय? ये जो इक्ता है, ये जो इक्ता शब्द है, ये एक अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का शब्द है और इस जो इक्ता है वो अरबी भाषा का जो शब्द है, लेकिन इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है भूमि। इसका अर्थ क्या होता है? भूमि। तो हम कह सकते हैं जो इक्ता शब्द है वो किसका है? अरबी भाषा का शब्द है और इस अरबी भाषा का जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? भूमि। तो इस जो इल्तुतमिश ने इक्ता जो प्रणाली थी उस इक्ता प्रणाली का गठन किया और इस इक्ता प्रणाली के अंतर्गत जो इक्ता शब्द था जिसके अंतर्गत भूमि जो अर्थ निकल कर आता है, उस अर्थ यानी भूमि का क्या अर्थ होता है? अब देखो, जब इल्तुतमिश ने 40 गुलामों का गठन किया, उस 40 गुलामों के गठन के लिए अगर उन्होंने युद्ध के अंदर अच्छी यानी अपनी जो सैन्य संचालन था वो अच्छा सैन्य संचालन चलाया है, तो उन सैन्य संचालन के अंतर्गत वो क्या करता था? उन जो अमीर सरदार थे उन अमीर सरदारों को वेतन न देकर क्या प्रदान करता था? भूमि के टुकड़े उनको देता था भी आपने अच्छा कार्य किया है। इस इक्ता प्रणाली के अंतर्गत आपको अब जो अमीर सरदार थे यानी 40 गुलामों का जो दल था, उन दल के अंतर्गत जो इक्ता प्रणाली के अंतर्गत या अच्छा संचालन करेगा, उच्च से संचालन के अंतर्गत आपको वेतन नहीं दिया जाएगा। वेतन के बदले में आपको क्या दी जाएगी? भूमि दी जाएगी। क्या? भूमि दी जाएगी। अब ये जो इक्ता प्रणाली थी, ये इक्ता प्रणाली 2 प्रकार की थी। कितने प्रकार की थी? 2 प्रकार की थी। अब देखो 2 प्रकार की थी, तो ये कह सकते हैं भी बड़े साम्राज्य में जो बड़े क्षेत्र थे वहां बड़ी इक्ता, जो बड़े क्षेत्र थे वहां बड़ी इक्ता तथा छोटे क्षेत्र में छोटी इक्ता, छोटे क्षेत्र में छोटी इक्ता प्रणाली। तो प्रिय विद्यार्थियों, अपना जो प्रशासनिक जो कार्य किए थे इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, उसके अंतर्गत हमारा जो दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है? इक्ता प्रणाली। इस इक्ता प्रणाली के आगे हम लिख सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा क्या है? मुद्रा प्रणाली। तीसरा जो प्रशासनिक कार्य वो क्या करता है? मुद्रा प्रणाली। अब देखो, जब हमने कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ा था, उन्होंने जो खलीफा का जो व्यक्ति था या जिन्होंने उसको पत्थर या दास्ता से मुक्त करने के लिए भेजा था, उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक मलिक या सिपह जो सलाहकार का पद था वहां तक ही सीमित किया। उन्होंने न तो अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और न ही अपने नाम का सिक्के चलवाए थे। लेकिन जो इल्तुतमिश था उन्होंने अपना जो एक प्रशासनिक ढांचा था उस प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत अपने ही सिक्के चलवाए। क्या? मुद्रा प्रणाली चलवाई। और उस मुद्रा प्रणाली के अंतर्गत हम कह सकते हैं भी जो शुद्ध अरबी जो सर्वप्रथम सिक्के किसने चलवाए थे? इल्तुतमिश ने। कहां? दिल्ली के अंदर शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलवाए थे? इल्तुतमिश ने चलवाए थे। चांदी का नया सिक्का चलाया। किसका? चांदी का नया सिक्का चलाया। और ये चांदी का नया सिक्का कितने ग्रेन का हुआ करता था?
75 ग्रेन का छोटे सिक्के के रूप में जितल चलाया। कौन सा? जो छोटे सिक्के के रूप में जितल चलाया, और ये जितल किसका था? तांबे का सिक्का था, तांबे का सिक्का था। तो ये जो दो प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत मुद्रा प्रणाली में इन्होंने सुधार किया। इस मुद्रा प्रणाली के अंतर्गत जो भी चांदी के सिक्के हुआ करते थे, उन सिक्कों के ऊपर जो खलीफा यानी जो बगदाद का खलीफा हुआ करता था, कुछ इतिहासकार ये कहते हैं इल्तुतमिश ने इन सिक्कों के ऊपर एक साइड में खलीफा का जो बगदाद का जो खलीफा था उसका भी चित्र अंकित किया था। इसके जो प्रशासनिक कार्य थे उस प्रशासनिक के अंतर्गत हमने 3 पॉइंटों की चर्चा कर ली थी। चौथा पॉइंट है न्याय व्यवस्था। भी उन्होंने कैसे इल्तुतमिश ने अपने प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत न्याय व्यवस्था कैसी रखी। अब देखो इल्तुतमिश का जो न्याय था वो कह सकते हैं भी सर्वोपरि था। क्यों? क्योंकि इल्तुतमिश ने ये जो न्याय व्यवस्था थी उस न्याय व्यवस्था के अंतर्गत एक तो काजी यानी कह सकते हैं जो धर्म का कार्य करवाता है काजी, तथा अमीर एक दूसरा जो पद नियुक्त किया था वो था अमीर ए दाद। अमीर ए दाद यानी ये 2 पद निर्धारित किए किसके लिए? न्याय के लिए। यानी ये 2 काजी और अमीर ए दाद हैं, ये दोनों न्याय की व्यवस्था करेंगे तथा सर्वोपरि वो न्याय होगा वो किसका होगा? सुल्तान का। लेकिन इसी यानी जो काजी और अमीर के जो 2 पद थे, इसी पद के अंतर्गत एक मोरको का निवासी, ये कह सकते हैं भी जो मोरको का एक निवासी था जिसका नाम था इब्न बतूता। नाम क्या था? इब्न बतूता। और ये कहाँ का था? मोरको का। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जब हमने मध्यकालीन भारत का जो इतिहास जाना था उसके अंतर्गत भी ये आया था इब्न बतूता। अब ये इब्न बतूता क्या कहता है इल्तुतमिश के न्याय संचालन के लिए? ये इब्न बतूता ये क्या कहता है कि जो दरबार हुआ करता था किसका? इल्तुतमिश का। उस दरबार के सामने इल्तुतमिश ने 2 शेरों की आकृतियां बनवाई। कितने? 2 सिंहों की, कह सकते हैं भी 2 सिंहों की मूर्तियां बनवाई। कितने सिंहों की? 2 सिंहों की मूर्तियां बनवाई। तथा ये जो 2 सिंह थे, इन 2 सिंहों के गले में घंटी लटकाई। क्या लटकाई? घंटी लटकाई, ताकि जो न्याय से पीड़ित व्यक्ति है या अपराध से पीड़ित व्यक्ति है, अगर वो इन जो 2 सिंह हैं, इन 2 सिंहों या शेरों के गले में जो घंटी लटकाई गई है, उस घंटी को आकर अगर जोर से बजाएगा तो उस व्यक्ति की फरियाद तुरंत सुनी जाएगी। कहां? राज दरबार में। कहां? राज दरबार में। और जो 2 शेर थे, ये 2 शेर भी किसके प्रतीक माने जाते थे? न्याय के प्रतीक माने जाते थे। इससे आगे ये जो इब्न बतूता है फिर ये एक बात लिखता है भी इल्तुतमिश का जो शासन था उस शासन के अंतर्गत किसी व्यक्ति को न्याय मांगना है तो उसको लाल वस्त्र धारण करने होंगे। कौन से वस्त्र? लाल वस्त्र धारण करने होंगे। क्यों? क्योंकि इल्तुतमिश के शासन काल के अंतर्गत जो न्याय व्यवस्था रखी गई थी उस न्याय व्यवस्था के अंतर्गत जो लाल वस्त्र था, ये और जो न्याय मांगने वाला व्यक्ति था उनको घंटियां बजाने के बाद में अगर तुरंत न्याय लेना है तो कैसे वस्त्र धारण करने होंगे? लाल वस्त्र धारण करने होंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, इल्तुतमिश के प्रशासनिक कार्य में ये न्याय व्यवस्था थी। सार के बारे में चर्चा करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो इल्तुतमिश था वो एक ऐबक के मुकाबले प्रशासनिक नींव तो ऐबक ने रखी थी, लेकिन मजबूत किसने किया था? इल्तुतमिश ने। तो ये कह सकते हैं भी इल्तुतमिश ने 1211 से लेकर 1236 का शासन काल था, 25 वर्ष का। उस 25 वर्ष के शासन काल में दिल्ली सल्तनत का जो क्षेत्र था या उसके आसपास के जितने भी जो व्यक्ति यानी कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद में खुद को वहां के क्या समझते थे यानी सुल्तान या स्वतंत्र घोषित कर दिया था, उन लोगों की कैसे उन्होंने कैसे अपने चतुराई भरे प्रशासन से उन लोगों का सामना किया तथा उन कठिनाइयों से निजात पाई। उसके बाद में कैसे उन्होंने अपने प्रशासनिक कार्यों के अंतर्गत यानी कह सकते हैं प्रशासनिक कार्यों के अंतर्गत कौन कौन से सुधार किए। तो इसी सार के अंतर्गत एक इल्तुतमिश के बारे में एक व्यक्ति है जिसका नाम है अवध बिहारी पांडे। ये इतिहासकार इल्तुतमिश का शासन काल देख करके क्या कहता है, ये क्या कहता है कि अवध बिहारी पांडे
जो इतिहासकार था ये इल्तुतमिश का जो शासनकाल है उसको देखकर कहता है भी वास्तव के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक था, उन्होंने तो मात्र नींव रखी थी, किसकी? दिल्ली के अंदर गुलाम वंश की नींव रखी थी, लेकिन उस नींव को मजबूत करने वाला कौन था? इल्तुतमिश। ये कह सकते हैं भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी, लेकिन उस दिल्ली सल्तनत की नींव का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का प्रश्न हमारा ये था। इस प्रश्न के अंतर्गत हमने ये चर्चा की भी इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक ने मात्र नींव रखी थी, लेकिन कैसे इल्तुतमिश ने उसके ऊपर एक भवन तैयार किया, कैसे एक सुदृढ़ शासन के अंतर्गत कैसे दिल्ली सल्तनत का शासन चलाया, तथा उस शासन के अंतर्गत कैसे 1211 से लेकर यानी जो 1211 के अंदर कैसे दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर आसीन हुआ, और कैसे अपने आसपास जो जितनी भी कठिनाइयां आई उन कठिनाइयों का सामना किया, और कैसे एक मजबूत दिल्ली के अंतर्गत एक तुर्क सुल्तान ने कैसे दिल्ली को मजबूत किया तथा अपनी जो नींव थी उस नींव को मजबूत किया। धन्यवाद।